नमस्कार। गुजरात मॉडल विद प्रोफेसर शाह में हम लगातार गुजरात की जो पूरी आर्थिक व्यवस्था है उस पर बात कर रहे हैं, और इसलिए भी बात कर रहे हैं क्योंकि गुजरात मॉडल को देश के लिए एक विकल्प बता के, देश के लिए एक नया ऑप्शन बता के पेश किया गया था और अब भी लगातार पेश किया जा रहा है। गरीबी की बात इस देश में हमेशा से होते आई है। जब से देश आज़ाद हुआ है तब से गरीबी एक समस्या के रूप में रही है, और उन सरकारों को बेहतर सरकार माना गया है जिन्होंने गरीबी दूर करने में अपनी भूमिका निभाई है। गरीबी, बेरोजगारी को दूर करना, शिक्षा को बढ़ाना, स्वास्थ्य को बढ़ाना, ये हमारी सरकारों की प्राथमिकता रही है। आज प्रोफेसर शाह से बात करते हुए हम देखेंगे कि गुजरात में गरीबी की ठीक ठाक क्या स्थिति है, गरीबी किस हद तक दूर की गई है या फिर नहीं दूर हो पाई है। सर नमस्कार। नमस्कार। तो मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, नीति आयोग की रिपोर्ट है ये, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स प्रोग्रेस ऑफ रिव्यू 2023। इसमें बताया गया है कि 2015-16 से लेके 2019-21 के बीच में गुजरात में जो गरीबी है, पावर्टी है, वो 18.47% से घट के 11.66% हो गई। हालांकि इसके साथ ही ये बताया गया है कि ये जो 11.66% गरीबी है, ये लगभग पश्चिम बंगाल के बराबर है, जहां प्रति व्यक्ति आय, जिसको हम लोग कहते हैं पर कैपिटा इनकम कहते हैं, वो गुजरात की आधी है। ये पूरा सिनेरियो क्या है, आपसे हम समझना चाहेंगे। देखिए, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI, जिसे हम बहुआयामी गरीबी इंडेक्स कह सकते हैं, वो UNDP ने, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने खोज निकाला, और जब 2010 में उन्होंने 20 साल के बाद गरीबी का नया एक परिमाण तैयार किया, तो उसमें ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स निकालना शुरू किया। तब से जाके आज तक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स निकलती आ रही है, और ये कोई नई बात नहीं है कि गुजरात में गरीबी ज्यादा है। बहुत राज्य ऐसे हैं, बहुत यूनियन टेरिटरीज भी हमारी ऐसी है जिसे ज्यादा गरीबी गुजरात में है। आपने ठीक तरीके से बताया नीति आयोग की रिपोर्ट को लेके, मैं उसके आंकड़ों में थोड़ा सा और जाना चाहूंगा। 2021 में नीति आयोग ने देश के सभी राज्यों को लेकर और यूनियन टेरिटरीज को लेकर गरीबी खोजने का प्रयास किया, और उसमें उसने जो पर कैपिटा इनकम का जरिया है उसको निकाल के मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को रखने का प्रयास किया है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में 3 बातें आती है। एक शिक्षा है, दूसरा आरोग्य की बात है, स्वास्थ्य की बात है, और तीसरी बात है वो है लिविंग स्टैंडर्ड की बात है। इन तीनों को देखकर नीति आयोग ने ये कहा कि गुजरात में 18.60% के करीब जो आबादी है वो गरीब है। अब इसको लेके नीति आयोग ने ये भी कहा कि देश के 22 राज्य और यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं जिसमें गुजरात से कम गरीबी, यानी गुजरात गरीबी के मामले में देश में 23वें नंबर पे है, आप ये कहना चाहते हैं? यस, 23वें नंबर पे है। और इसका जरा आंकड़ा निकालना ठीक रहेगा। 18.60% का मतलब क्या हुआ? गुजरात में अभी जो आबादी है वो करीब 6.5 करोड़ से 7 करोड़ के बीच में है। अगर वो 18.60% की गिनती की जाए तो इसका मतलब ये हो गया कि करीब 1.25 करोड़, 1.25 करोड़ या 1.50 करोड़ के करीब लोग बहुत गरीब है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को देखते हुए।
इसमें कुछ और बातें जोड़ना ठीक रहेगा, क्योंकि स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स निकाला जाता है। इसलिए गुजरात का नंबर क्या है और गुजरात में कितनी गरीबी है, ये हमें देखने में काफी सहूलियत रहेगी। अब देखिए, जो गुजरात में जिसे हम ईयर्स इन स्कूलिंग या स्कूलिंग ईयर्स कहते हैं, इसमें गुजरात का नंबर है 21वां, और प्रेजेंस ऑफ द स्टूडेंट्स इन द स्कूल्स, इसमें अगर देखे जाए तो गुजरात का नंबर है 16वां। मतलब शिक्षा के बारे में गुजरात की परिस्थिति काफी खराब है। और जिसमें ये नीति आयोग के रिपोर्ट में कहा गया कि करीब 10% लोग ऐसे हैं, बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने छठी कक्षा तक का भी शिक्षा नहीं लिया। तो इसमें गुजरात का जो नंबर है वो 21वां है। और बहुत बड़े पैमाने पर गुजरात में शिक्षा का निजीकरण हुआ है, प्राइवेटाइजेशन हुआ है। इसके चलते बहुत बड़े पैमाने पर बहुत बड़ी संख्या में जो बच्चे हैं वो स्कूलों में पढ़ नहीं पाते और निजी स्कूलों में जा नहीं पाते। इसी लिए गुजरात में जो ड्रॉप आउट रेशियो है वो बहुत बड़ा ड्रॉप आउट रेशियो है। अभी अभी आंकड़ा निकला था कि 8वीं कक्षा के बाद करीब 1,15,000 विद्यार्थी चले गए। मतलब 7वीं कक्षा तक आए, 8वीं कक्षा तक आए, बाद में उन्होंने शिक्षा छोड़ दी। जहां तक स्वास्थ्य का सवाल है, तो जिसमें न्यूट्रिशन बहुत बड़ी बात है, तो इसमें यह कहा गया है कि गुजरात में 41% लोग ऐसे हैं कि जो अंडर नरिश्ड है या माल नरिश्ड है। और इसमें गुजरात का जो क्रम है पूरे देश में वो 7वां क्रम है। पीने का पानी बहुत बड़ी आवश्यकता है इसकी। गुजरात में नर्मदा योजना आई, इसके बाद तो ये कहा गया, जब आने वाली थी तब भी ये कहा जाता था कि हमें पीने के पानी की कोई समस्या नहीं रहेगी। लेकिन आज भी करीब 6% लोग ऐसे हैं कि जिनको पीने के पानी की सुविधा ठीक तरीके से नहीं मिल रही है। ये तो ऑफिशियल आंकड़ा है, आप गांव में जाके देखेंगे तो पता चलेगा कि ये प्रतिशत बहुत ज्यादा है। लेकिन नीति आयोग जो आंकड़ा देता है उसको भी अगर देख लें तो भी गुजरात का क्रम इसमें 7वां है। भारत सरकार ने एक बहुत अच्छी योजना निकाली है, वो बिजली वाली योजना, जिसे आजकल फ्यूल की योजना, उज्ज्वला योजना, जिसमें एलपीजी की बोतल दी जाती है। आंकड़ा ये कहता है, नीति आयोग का आंकड़ा ये कहता है कि 35% परिवार ऐसे हैं जिनके बोतल नहीं है। 35% है। और इसमें यानी क्लियर कीजिए, इस बात को क्लियर कीजिए कि 35% लोग पूरे देश में नहीं हैं जिनके पास गैस कनेक्शन नहीं है। ये गुजरात की बात नहीं है ना कि गुजरात पूरे जी। और इसमें गुजरात का क्रम 18वां है। तो जो मतलब रसोई के लिए जो गैस चाहिए वो गैस उनको नहीं मिल रही है। और एक दूसरी बात वो बिजली वाली है, जहां ये भी कहा गया, यहाँ एक बहुत अच्छी योजना निकाली गई थी, ज्योति ग्राम योजना। लेकिन मतलब हर गांव में, हर घर में 1 पॉइंट मिल जाए आपको। लेकिन नीति आयोग खुद ये कह रहा है कि इसमें गुजरात का क्रम पूरे देश में 26वां है। मतलब बहुत पीछे है बिजली देने में, ये बात हम कह सकते हैं। ये हुई मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की बात। लेकिन अगर आप एब्सोल्यूट तरीके से भी पॉवर्टी देखें तो गुजरात में काफी गरीबी है, इसमें दो राय नहीं है। एक आंकड़ा बहुत इंटरेस्टिंग है,
1999-2000, मतलब आज से 24 साल पहले का आंकड़ा है ये, जब ये कहा गया था कि गुजरात में बीपीएल मतलब गरीबी की रेखा के नीचे जीने वाले परिवारों की संख्या 26,19,000 थी। ये बीपीएल परिवारों की संख्या 24 साल पहले थी। आज क्या है? 2022 का आंकड़ा हमें दिखाई देता है जो ये बताता है कि बीपीएल परिवारों की संख्या वो बढ़ के 32,21,000 हो गई है। 26,19,000 जो 24 साल पहले थी वो आज 32,21,000 हो गई है। मतलब करीब करीब 6 लाख से भी ज्यादा परिवार गरीब हैं, बड़े हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। ये आंकड़े नीति आयोग के भी आंकड़े हैं और गुजरात सरकार के भी आंकड़े हैं। हालांकि गुजरात सरकार ने विधानसभा में जो आंकड़ा दिया वो ये दिया कि 15,61,000 परिवार ऐसे हैं कि जो बीपीएल परिवार है। अब कहां 15,61,000 और कहां 32,21,000। तो गुजरात सरकार जो डॉक्यूमेंट निकालती है उसमें आंकड़ा है 32,21,000 और जब वो विधानसभा में आंकड़ा देती है तो कहती है कि 15,61,000। लेकिन मुझे ये कहना चाहिए कि ये जो आंकड़ा है 32,21,000 वाला वो महत्व का आंकड़ा है, क्योंकि जब कोरोना की महामारी आई, पहला लॉकडाउन हुआ, तब गुजरात सरकार ने ये अनाउंस किया कि हम जो एपीएल 1 परिवार है, एपीएल 1 राशन कार्ड जिसके पास है, उनको भी हम मुफ्त में अनाज देंगे। तो जब बात चली तो ऐसी हुई कि ये एपीएल 1 कार्ड वाले कितने हैं, तो उस वक्त के जो वित्त मंत्री थे नितिन पटेल, उन्होंने अनाउंस किया कि ये जो एपीएल 1 कार्ड वाले हैं वो 38,20,000 है। तो 38,20,000 और 32,21,000 जो बीपीएल 1 परिवार वाले, बीपीएल परिवार है जिसमें अंत्योदय परिवार भी आ गए, इन सबको मिला दो तो 70,41,000 परिवार ऐसे हो गए जो जिनको सरकार ने गरीब माना और उनको मुफ्त में अनाज देने का प्रावधान किया। अब बात ऐसी भी है कि जब गत दिसंबर 2022 में विधानसभा का चुनाव हुआ तो उससे पहले 2 महीने पहले, मतलब चुनाव आयोग ने जब घोषणा की और कोड ऑफ कंडक्ट लागू हुआ, उससे पहले की बात कर रहा हूं मैं, उससे पहले करीब 6 महीने हर जगह गुजरात में, सिर्फ अहमदाबाद में नहीं, हर जगह गुजरात में गुजरात सरकार ने बिल बोर्ड पर नरेंद्र मोदी के फोटो के साथ और गुजरात के मुख्यमंत्री के फोटो के साथ इश्तहार लगाए थे। उस इश्तहार में उन्होंने लिखा था कि हमने 70 लाख गरीब परिवारों को मुफ्त में अनाज दिया। अब 70 लाख परिवार गरीब है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो ये होगा कि करीब 3.5 करोड़ लोग ऐसे हैं, 3.5 करोड़ लोग ऐसे हैं कि जो गरीब है, जो गुजरात सरकार खुद मानती है। अब हमारी जो आबादी है गुजरात राज्य की, वो आबादी करीब 6.5 से 7 करोड़ की है। तो 6.5 से 7 करोड़ में अगर 3.5 करोड़ गरीब है जिसको सरकार खुद मानती है कि ये गरीब है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 50 से 55% लोग ऐसे हैं कि जो गुजरात में गरीब है। तो आम तो डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं उसको थोड़ा समझिए आप कि जब 70 लाख परिवार हम गरीब कहते हैं तो परिवार की जो एवरेज संख्या मानती है भारत सरकार और गुजरात सरकार भी, वो 5 के आसपास मानती है। तो अगर 70 लाख परिवार ऐसे हैं जो गरीब हैं जिनको अनाज देना पड़ रहा है, इसका मतलब आप उसमें 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो 3.5 करोड़ के आसपास संख्या। मैं ठीक कह रहा हूं ना? जी वही बात है। तो इसका मतलब ये हो गया कि करीब आधी आबादी ऐसी है गुजरात की जो गरीब है या गरीबी से बिल्कुल नजदीक है।
APL 1 परिवारों को आप कभी भी 2 रुपये किलो गेहूं या 3 रुपये किलो चावल नहीं देते थे, लेकिन कोरोना के दौरान आपने ये तय किया कि उनको भी दिया जाए। मतलब ये हो गया कि दे आर ऑल्सो वल्नरेबल। तो ये बात मुझे लगती है कि बहुत महत्व की बात है। और आप देखिए जो BPL मतलब पॉवर्टी लाइन है, वो पॉवर्टी लाइन है क्या? शहरों में अगर कोई व्यक्ति रहती है और उसका दैनिक आय उसकी मतलब पर कैपिटा पर डे इनकम 33 रुपया 30 पैसा है और गांव में 27 रुपया 20 पैसा है, तो वो पॉवर्टी लाइन है। इससे भी कम इनकम जिसकी है उसे आप BPL कहते हैं। और सरकार मोटा मोटी अगर ये देखें तो शहर में लगभग 1,000 रुपया महीना कमाने वाले और गांव में लगभग 700 रुपया महीना कमाने वाले जो हैं वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर माने जाएंगे। हाँ, तो और ये सरकार कहती है खुद कि 32,21,000 BPL और अंत्योदय कार्ड वाले हैं। तो 32 लाख को अगर आप 5 से गुण लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो भी पता चलेगा कि कम से कम 1.5 करोड़ लोग ऐसे हैं कि जिनकी इनकम पर कैपिटा 1,000 रुपये से कम है शहरों में। और गांव में करीब 700 750 रुपये से कम है। एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि गुजरात की जो पर कैपिटा इनकम है वो काफी है। जब मैंने शुरू में भी बात की थी तो मैंने ये देखा था कि पश्चिम बंगाल के लगभग डबल है वहां पर। तो इतनी शानदार पर कैपिटा इनकम एक तरफ है, एक तरफ इतनी ज्यादा गरीबी है, ये कैसे है? मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में बहुत ज्यादा फर्क है। देखिए, महत्व की बात आपने ठीक तरीके से उठाई। गुजरात की जो पर कैपिटा इनकम है अभी और पूरे देश की जो है वो 2,08,000 रुपया है पर कैपिटा इनकम पर ईयर। ठीक है, अब गुजरात की तो इससे भी ज्यादा है, क्योंकि गुजरात सरकार का ये दावा है कि गुजरात में पर कैपिटा इनकम 2,25,000 के करीब है। अब एक और 2,25,000 पर कैपिटा इनकम है और दूसरी ओर इतनी बड़ी गरीबी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि गुजरात का विकास बहुत हुआ है, लेकिन सवाल इस बात का है कि गुजरात में विकास वो किसकी जेब में गया, कहां गया वो विकास? इसका मतलब ही यही होगा कि अगर इतनी गरीबी है और पर कैपिटा इनकम औसतन भारत की जो है उससे भी ज्यादा है, तो मतलब ये हुआ कि विकास बहुत कम लोगों की जेब में, बहुत कम लोगों के परिवारों में गया है और जो आम औसतन आदमी है उसकी जेब में आय नहीं गई, ऐसा हम कह सकते हैं। देखिए, आंकड़े ऐसे भी बताते हैं कि हर साल गरीबी बढ़ रही है। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग फिगर मैं आपको देना चाहूंगा। गुजरात की विधानसभा में मार्च 2018 में ऐसी इंफॉर्मेशन दी गई कि अंतिम 2 सालों में BPL परिवारों की संख्या करीब 19,000 ज्यादा हुई, मतलब बढ़ी। इसके बाद मार्च 2021 में यह कहा गया कि BPL परिवारों की संख्या 2,556 बढ़ी और मार्च 2022 का जो आंकड़ा मिलता है वो ये भी कहता है कि 1,359 परिवार ज्यादा BPL हुए। मतलब अंतिम 5 सालों का अगर आंकड़ा ले लीजिए 2017 से 2022 तक का, तो भी हमें ये ख्याल में आता है कि हर साल गरीबी बढ़ रही है, BPL परिवार बढ़ रहे हैं, वो कम नहीं हो रहे हैं। इसका जो मतलब मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि गरीबी काफी है और सरकार को जो प्रयास करने चाहिए गरीबी दूर करने के लिए, चाहे वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में हो या एब्सोल्यूट पॉवर्टी के बारे में हो, तो वो प्रयास नहीं हो रहे हैं। देखिए, मैं एक और बात कहना चाहूंगा। नरेंद्र मोदी जब यहां मुख्यमंत्री थे तब और 2014 के बाद भी एक बहुत इंटरेस्टिंग प्लान तैयार किया था नरेंद्र मोदी ने, जिसे कहते हैं गरीब कल्याण मेला। वो मेला लगाते थे
और मोटे तौर पे हर जिले में मेला लगाते थे। और खास करके जब विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो तो उससे 6 महीने पहले ये मेले लगते थे। और उसमें नरेंद्र मोदी खुद जाके गरीबों को बुलाते थे, सब लोग आते थे और उनको कुछ न कुछ किसी न किसी योजना के तहत उनको सहायता दी जाती थी। अब सवाल इस बात का है कि अगर इतने गरीब कल्याण मेले हुए, मैं मानता हूं कि करीब पूरे गुजरात में मिला के हर साल के एवरेज अगर 3-4 गरीब मेले ले लीजिए, गरीब कल्याण मेले, तो कम से कम 50 मेले तो हुए ही। तो इन 50 मेलों में गरीबी दूर नहीं हुई, मेला लग गया लेकिन गरीबी दूर नहीं हुई। मैं आपको एक मजे की बात कहूं, मैं एक कलेक्टर को मिला था थोड़े सालों पहले और उनकी ऑफिस में गया तो मैंने इतना बड़ा डॉक्यूमेंट देखा, करीब 2000 पेज का। मैंने कहा कि उनसे पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि ये गरीब कल्याण मेला का डॉक्यूमेंट है। मतलब मैंने कहा कि इतना बड़ा डॉक्यूमेंट, करीब 2000 पेज का। तो उन्होंने कहा हाँ, गरीब कल्याण मेले में कौन आया, किस गांव से आया, वो कौन सी कास्ट का है, कौन सा तलाटी लेके आया, किस बस में आया, वो बस का नंबर क्या है, वो उस बस का ड्राइवर कौन सा है, उस बस का कंडक्टर कौन सा है, हर एक बंदे को या हर एक परिवार को क्या मिला, क्या दिया, ये गरीब कल्याण मेले के रिपोर्ट में है। मैंने देखा भी उसको तो पता चला कि इतना बड़ा रिपोर्ट तैयार हो रहा था। हर जिले में ऐसा हुआ होगा क्योंकि मैंने तो सिर्फ एक कलेक्टर के टेबल पर ये देखा था। इसका मतलब ये हुआ कि गरीब कल्याण मेले होने के बावजूद भी गुजरात में नीति आयोग के अनुसार बहुत गरीबी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि अगर स्वास्थ्य की बात की जाए तो बहुत चिंताजनक बात है क्योंकि गुजरात में करीब 28% पुरुष, करीब 40% से ज्यादा बच्चे 5 साल की कम उम्र वाले और करीब 63% महिलाएं जो 15 से 59 आयु वाले हैं, ऐसी महिलाएं कुपोषित है, अंडर नरिश्ड है। ये हमारे स्वास्थ्य की हालत है। ये बिना गरीबी तो हो ही नहीं सकता। एक मिनट अगर आपको रोकूं, जब आप बता रहे थे कि कलेक्टर के कार्यालय में आपने जिस तरह के आंकड़े देखे और जो बात कर रहे थे, तो एक शंका मन में यह आती है कि कहीं गरीबी कल्याण योजना के तहत जो लोग आए थे उनका आंकड़ा अपने पास रखने का कि बाद में चुनाव में उपयोग किया जा सके, ऐसा तो कोई उद्यम नहीं था इसमें। देखिए बात ऐसी है कि ऐसे आंकड़े हमेशा के लिए उत्पादित होते रहते हैं। हर वक्त ये कहा जाता है कि देखिए हमने ऐसा किया, इसमें इतने लोग आए, इतनों को लाभ प्राप्त हुआ, वगैरह वगैरह। अच्छी बात है, आंकड़े तो निकलने चाहिए, लेकिन आंकड़ों में जो हकीकत है वो हकीकत से ज्यादा कुछ न कुछ हमेशा दिखाई देता है। तो ये सारे इन्फ्लेटेड फिगर्स होते हैं। मैं आपको ये बात कहूं, ये तो एक अलग ही मुद्दा है, लेकिन जो 2006 का कानून हुआ आदिवासियों को जमीन का अधिकार देने का, उसमें नरेंद्र मोदी आदिवासी विस्तारों में जाके खुद अपने हाथ से जो कागज देते थे, उस कागज में जमीन का हक था ही नहीं। मैंने ऐसे कागज देखे हैं जो नरेंद्र मोदी ने खुद दिए थे, मुख्यमंत्री होने वे थे तब, कि उस कागज में यह लिखा गया है कि आपकी ये जमीन है और आपको इसमें खेती करने का अधिकार दिया जाता है। वो खेती का अधिकार देने का प्रावधान नहीं है 2006 के कानून में संसद ने जो पारित किया है, उसमें तो उसका मालिकी हक देने का प्रावधान है। और जो कागज देते थे उसमें आपको जानकर ताज्जुब होगा और शायद आपको शौक लगेगा,
मैंने ये कागज खुद देखे हैं जिसमें डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर साइन करता था और उसका स्टैंप लगाता था। अब ये डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर का काम ही नहीं है। काम किसका है? वो तो तहसीलदार का काम है या कलेक्टर का काम है, जो जिसके दस्तखत से आपको जमीन की मालिकी मिलती है। तो ऐसे सारे फर्जी आंकड़े भी काफी बड़े पैमाने पर उत्पादित होते रहे हैं गुजरात में, और जिसका अनुभव आजकल तो वैसे भी पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है। इसलिए मैं मानता हूं, और आंकड़े ये बताते हैं कि गुजरात में गरीबी जो दिखाई देती है वो बहुत है। मैं कल की बात कर रहा हूं। मैं कल ही अहमदाबाद के एक पूर्व अहमदाबाद के, मतलब ईस्ट अहमदाबाद का जो विस्तार है उसमें से एक विस्तार में गया था। तो आप देख लीजिए कि वेस्टर्न अहमदाबाद, जिसमें रिवर फ्रंट है वगैरह, बहुत बड़े बड़े फ्लाईओवर्स वगैरह है, उसको आप देख लीजिए। और आप ईस्टर्न अहमदाबाद देख लीजिए, उसमें कई विस्तार ऐसे हैं जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, जहां बहुत गरीबी है, बहुत गंदगी है, और वहां आपको 10 या 15 मंजिला मकानें नहीं मिलेगी। तो ये एक बहुत बड़ा डिवाइड है गुजरात में। एक और आप कहेंगे कि देखिए, बहुत ज्यादा इनकम टैक्स पेयर्स भी गुजरात में है, और दूसरी ओर बहुत बड़े पैमाने पर गरीबी है। तो ये एक जो गैप दिखाई देता है वो काफी है। डॉक्टर साहब, अगर मैं एक सवाल पूछूं कि जैसे यूपी में बहुत गरीबी है, या मध्य प्रदेश में बहुत गरीबी है, या बिहार में बहुत गरीबी है, तो देखते हैं कि यहाँ के लोग दूसरे इलाकों में मजदूरी करने जाते हैं, नौकरी करने जाते हैं। पूरे देश में आपको इन इलाकों से मजदूर और नौकरी करने वाले लोग, लेकिन अगर गुजरात के बारे में देखें तो आमतौर पर देखा जाता है कि गुजरात के लोग कहीं मजदूरी करने नहीं जाते हैं। तो ये जो डाइकॉटमी है, ऐसा कैसे होता है? गुजरात के लोग मुझे आमतौर पे कहीं भी मजदूरी करने या नौकरी करने आए हुए नहीं दिखते हैं। तो अगर गुजरात में इतनी गरीबी है तो ये दृश्य क्यों नहीं दिखाई देता है? देखिए, गुजरात में वैसे भी जो इंटरनल माइग्रेशन होता है डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट, वो भी बहुत है, और इंटर स्टेट माइग्रेशन अन्य राज्यों से जो यहाँ मजदूरी करने वाले आते हैं वो भी बहुत है। लेकिन आप जहां जहां भी इंटर स्टेट माइग्रेशन है वहां वहां आप जाइए, चाहे वो कच्छ में हो, चाहे वो मोरबी में हो, चाहे वो राजकोट में हो, और सबसे ज्यादा सूरत में हो, तो वे लोग मजदूरी करने आते हैं। चाहे वो उड़ीसा से हो, उत्तर प्रदेश से हो, आंध्र से, तमिलनाडु से, या उड़ीसा से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, जो भी लोग आते हैं वो कहाँ रहते हैं? उनको बहुत मुसीबत में रहना पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है साहब। मैं आपको एक उदाहरण दूं। अभी करीब 1.5 साल पहले सूरत में जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स थे, जिसमें गुजरात के भी थे, मध्य प्रदेश के भी थे, और राजस्थान के भी थे। आप कहेंगे कि यहाँ मजदूर लोग तो गुजरात में आते हैं। हाँ, आते हैं, लेकिन वो कहाँ रहते हैं? एक ट्रक आई, वो रात को सो रहे थे रास्ते पर, फुटपाथ पर, और ट्रक वाले ने उसको कुचल डाला। 15 लोग 1 सेकंड में मर गए, जिसमें राजस्थान के मजदूर भी थे, जिसमें मध्य प्रदेश के मजदूर भी थे, और गुजरात के तो थे ही। तो ये बात सच है, क्योंकि यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत विकसित हुआ है। तो इसकी वजह से ही मजदूरी करने के लिए यहाँ लोग आते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि एक और आंकड़ा मैं आपको दूं, बहुत भयानक आंकड़ा है। एक एनजीओ है, उसने आज से करीब 3 या 4 साल पहले जो सर्वे किया था, उस सर्वे में यह आंकड़ा निकल के आया था, जिसमें यह कहा गया था कि गुजरात में सिर्फ कपास की खेती में 1 लाख से ज्यादा बाल मजदूर है। 1 लाख से ज्यादा सिर्फ कपास की खेती में, जबकि आप जानते हैं कि कपास का उत्पादन गुजरात में और आंध्र में सबसे ज्यादा होता है।
बिल्कुल। तो ये वास्तविकता है गुजरात के डेवलपमेंट की। इसमें आप कोई संदेह नहीं रख सकते, क्योंकि सरकार खुद कहती है कि इतने बड़े पैमाने पर बच्चे निकल जाते हैं स्कूलों से। अगर वो निकल गए तो कहां गए? वो मजदूरी करने गए ना। इफ द चाइल्ड इज नॉट इन द स्कूल, दे मस्ट बी वर्किंग समवेयर टू अर्न फॉर देमसेल्व्स एंड टू अर्न फॉर द फैमिली। तो ये मुझे लगता है कि हमें सोचना चाहिए कि ये जो विकास का मॉडल बताया जाता है वो विकास कहां गया। मैं ना नहीं कह रहा हूं कि गुजरात में विकास नहीं हुआ, लेकिन सवाल इस बात का है कि वो विकास कहां गया, किसकी जेब में गया, और जिसका होना चाहिए था उसका विकास हुआ कि नहीं हुआ। ये मुझे लगता है कि बहुत अहम सवाल है जो हम सब लोगों को पूछने चाहिए और उसके उत्तर प्राप्त करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। तो दिल्ली में G20 सम्मेलन हुआ और हमने देखा कि किस तरह सड़कों पर हरे पर्दे लगा दिए गए ताकि गरीबों की ज़िंदगी बाहर से जो मेहमान आए हैं, पत्रकार आए हैं, उनको दिखाई न दे। दिल्ली के सुंदरीकरण की बात हुई। एक तरफ शहर का जो मुख्य भाग है वहाँ पर खूब सारा सुंदरीकरण हुआ, फव्वारे लगे, फूल पत्तियां लगी, सड़कें बिल्कुल साफ हो गई। लेकिन उसी दौर में अगर आप दूसरे इलाकों में जाएंगे, अगर आप उत्तर पूर्वी दिल्ली में आ जाएं, अगर आप सीलमपुर की तरफ चले जाएं, मौजपुर चले जाएं या इन इलाकों में चले जाएं, तो आप देखेंगे नालियां खुली हुई, बजबजाती हुई सड़कें, हवा निकलने की जगह नहीं, गंदगी इतनी, बदबू इतनी कि आपके लिए सांस लेना मुश्किल हो जाए। और वहाँ एक एक कमरे के जो कारखाने हैं उसमें 20-20, 25-25 लोग काम कर रहे हैं। एक पूरी रिपोर्ट हमने की है उन इलाकों की, बहुत जल्दी हमारे चैनल पे आएगी। लेकिन डॉक्टर साहब जिस तरह से बता रहे हैं उससे समझ में यही आता है कि ये जो गुजरात मॉडल है, या हम यूं कहें कि ये जो नया मॉडल है पूरी तरह से निजीकरण और उदारीकरण पर आधारित, इसमें चमक तो बहुत दिखाई देती है। कुछ शहरों में, कुछ इलाकों में चमक तो बहुत दिखाई देती है, लेकिन उस चमक के पीछे जनता की एक बड़ी संख्या लगातार और गरीब होती चली जाती है। उसकी ज़िंदगी लगातार और नारकीय होती चली जाती है। तो इसीलिए हमें ज़रूरी लगा कि गुजरात मॉडल के बहाने जो विकास का ये नया मॉडल है उसको समझा जाए, और डॉक्टर साहब से लगातार हम अलग अलग पहलुओं पर बात कर रहे हैं। अगली बार जब हम आएंगे तो गुजरात मॉडल के किसी और पहलू पर ऐसे ही विस्तार से बात करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नमस्कार।